जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश के प्रमुख शासक अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ रखा है, अकबर में के नवरत्न के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। आप इस प्रकार से अगर ज्ञान सर लिखेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर और देखते हैं अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो सबसे पहला काम है दास प्रथा का अंत। ये 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। दास प्रथा मतलब जो नौकरों की प्रथा चलती थी, इसे अकबर ने समाप्त किया। इसके बाद अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली 1562 ईस्वी में। हरम दल क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से आगे हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर सिर्फ कार्य को समझते चलते हैं। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने 1563 ईस्वी में किया गया है। जजिया कर समाप्त करना 1564 में किया गया। देखिए, जजिया ये जो नॉन मुस्लिम हुआ करते थे उन पर एक टैक्स लगाया जाता था जजिया, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना कर राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण करना 1571 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने किया था और इन्होंने क्या किया कि मुगल काल में जो मुगल सत्ता की राजधानी थी, इसे आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद अगला इनका महत्वपूर्ण कार्य है इबादत खाने की स्थापना। ये 1575 ईस्वी में किया गया इबादत खाने की स्थापना, इसे भी जरूर याद रखिएगा। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिली है 1578 में। इसके बाद देखिए, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया। मजहर ये है कि सभी धर्मों से ऊपर अकबर है, सुल्तान है, तो यही मजहर था। इसके बारे में ना ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी विस्तार से एक एक करके आगे समझेंगे, है ना। ये 1579 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। दीन ए इलाही धर्म, ये कई बार पेपर में बना है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया, अकबर ने किया। कब किया, 1582 में। इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में अकबर के द्वारा किया गया। राजधानी लाहौर स्थानांतरित करना 1585 में। देखिए, पहले राजधानी आगरा था, है ना, आगरा से स्थानांतरित किया गया फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी से लाहौर स्थानांतरित किया गया 1585 में। सिजदा और पैबोस की शुरुआत की गई 1577 और 78 में। देखिए, सिजदा मतलब होता है शासक, मतलब जो सुल्तान है, जो राजा है, उसके सामने सिर झुकाना, और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर चूमना। आपने मतलब जैसे सीरियल्स, आपने विभिन्न प्रकार के सीरियल देखे होंगे राजा महाराजाओं वाले, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई मतलब बाहर से आदमी आता है तो फिर राजा के सामने सिर झुकाते हैं, उसी को सिजदा कहते हैं। और पैबोस का मतलब होता है शासक के पैर चूमना, है ना। इसने गज ए इलाही या बीघा ए इलाही की शुरुआत 1588 ईस्वी में करवाई है। अकबर ने कश्मीर की पहली यात्रा की है 1589 ईस्वी में, इसे जरूर याद रखिएगा, कश्मीर की पहली यात्रा ही है ना। सती प्रथा को निषेध बताना 1591 ईस्वी में। जो सती प्रथा है ना, इसको निषेध बताया अकबर ने 1591 ईस्वी में। 4 सदस्यीय शुरुआत सुधार समिति की शुरुआत 1575 में, थोड़ा सा पीछे हो गया, इसे याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर दिए हैं। वन लाइनर का मतलब दोस्तों, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चन से ये वन लाइनर फॉर्मेट बनाया गया। देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। देखिए, इन्होंने अनुवाद विभाग मतलब जो ट्रांसलेट करने वाला डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना की, और इन्हीं के काल में विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इस विभाग में संस्कृत, अरबी,
भाषा, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। देखिए, अनुवाद विभाग का मुख्य उद्देश्य था कि अन्य भाषाओं के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाए। फारसी मुगलों के राज की भाषा थी, क्योंकि मुगलों की राज की भाषा क्या थी? फारसी थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध भाई ये बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है। एक तरफ अकबर और एक तरफ महाराणा प्रताप, है ना। अब इसमें अकबर महाराणा प्रताप को हराना चाहता था, लेकिन वो कभी इसमें सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। देखिए, जितने भी मुगल आए उसमें अकबर पहला मुगल था जिसने ये समझा कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर होगी तभी सत्ता अधिक दिनों तक चल पाएगी। इसीलिए इसने हिंदू और मुसलमान को एकता में बांधने का प्रयास किया। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं है। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, जिसके शासनकाल में कानून के दृष्टि में सभी समान थे। मतलब ये सबको समान मानता था, चाहे हिंदू धर्म से हो या फिर मुस्लिम धर्म से। अकबर के शासनकाल में 9वें से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मतलब 9 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक, ये जो बीच के 21 वर्ष का समय है, 21-22 वर्ष, इसमें दीवान पद ये तुर्बती, टोडरमल और शाह मंसूर इन्हीं के हाथ में होता रहा। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभाजित थे। 10 से 500 तक उमरा कहलाते थे, 500 से 2500 तक अमीर कहलाते थे और 2500 से ऊपर अमीर ए आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार के दृष्टि से भी को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। देखिए, मनसब ये एक छोटा सा क्षेत्र होता था जिसे किसी विशेष अधिकारी या किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाता था। उस क्षेत्र पर वो व्यक्ति पूरी तरीके से नियंत्रण रखता और उससे प्राप्त होने वाले टैक्स राजा को प्रदान किया करता था। तो यही मनसबदारी है। तो मनसबदारी 3 पार्ट्स में विभाजित था। पहला उमरा, दूसरा अमीर और तीसरा अमीर आजम, है ना। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा हेतु जा रहे थे तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर के राजा बिहारी मल, जिसे भारमल कहते हैं, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकाबाई, जिसका लोक प्रचलित नाम है जोधाबाई, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांबर ने उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर की प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। देखिए, बिहारी मल, जिसे कि भारमल कहते हैं, इसने अपनी पुत्री जोधाबाई की विवाह अकबर से किया था। अकबर और जोधा, इन दोनों का नाम काफी एक साथ देखने के लिए मिलता है ना। और आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया, बिहारी मल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम मतलब जहांगीर का जन्म हुआ था। जो जहांगीर है ये जोधा और अकबर का संतान है ना। अकबर ने सूफी मत में अपना आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। मतलब अजमेर का जो मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है यहाँ पर अकबर दर्शन करने के लिए जाता था। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1508 ईस्वी में और मृत्यु 1582 में हुई थी। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। देखिए, रामदास का नाम याद रखिएगा। अकबर के समकालीन जितने हैं ना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बनता है। एलिजाबेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामदास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर दिया माहम अनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी। देखिए, माहम अनगा है ना, आपने पीछे देखा था, माहम अनगा अकबर की धाय माँ थी। इनके पुत्र आदम खां की हत्या अकबर ने कर दी। क्यों? क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या की थी।
दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की, देखिए दुर्गावती ये गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भाद्रा जुड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। तो विभिन्न प्रकार के फैक्ट हैं, आपको याद करना पड़ेगा। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजन पर अधिकार किया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। देखिए अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आगे मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह अब उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बना। तो देखिए मुगल काल में सबसे प्रतापी शासक अकबर हुआ है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने विभिन्न प्रकार के कार्य किए और प्रत्येक कार्य सफल रहा। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी क्लास रही। इस क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार की वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन नीचे दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है वो ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको अप टू 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर। ठीक, तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।